हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस साइंस के रिमेनिंग क्वेश्चंस फिज़िक्स के। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 जो 3 मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें एक ये डायग्राम दी है और पूछा है नेम द डिफेक्ट। डिफेक्ट कौन सा है इस विजन में और उसका रीज़न बताना है क्यों होता है और उसके 2 कॉजेज़ और उसको करेक्ट कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये बताना है। ठीक है, तो 1 मार्क के ये तीनों एक एक पार्ट हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस डिफेक्ट का नाम बताना है। ठीक है, जब इमेज यहाँ पे हमारी आई, ये रेटिना होता है, यहाँ पे इस रेटिना के अंदर बने तो मायोपिया होता है। जब रेटिना को क्रॉस करके बाहर इमेज बने तो वो नाम क्या होता है उसका, डिफेक्ट का? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या हुआ, और इसको क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस। और इसका और क्या पूछा है क्वेश्चन में? रीज़न बताना है कि ये बीमारी या डिफेक्ट जो भी है वो क्यों होता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होगा कि इसमें क्या हो जाता है कि जो इमेज है वो रेटिना के बिहाइंड बनती है जाके, एक तो ये, दूसरा ये होता है जो नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज़ फार अवे फ्रॉम नॉर्मल पॉइंट 25 सेंटीमीटर, मीन्स नियर पॉइंट चेंज हो जाता है जो कि 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। और इसमें जो पास की चीज़ें हैं वो थोड़ी दिखाई नहीं देती है क्लियरली, उसको 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर करके देखना पड़ता है। तो इसमें लिखेंगे क्या? द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। इसमें क्या होगा फिर कि जो इमेज है हमारी वो क्लियर नहीं बनेगी और वो रेटिना के बिहाइंड बनेगी और उसमें जो देखने के लिए हमें 25 सेंटीमीटर के दूर करना पड़ेगा। और उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा इसके कॉजेज़ क्या है और लास्ट में उसको करेक्ट करने के लिए डायग्राम बनानी है। तो इसका रीज़न पहला होगा इसकी, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज़ टू लॉन्ग, और दूसरा होगा द आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। ठीक है, ये जो डायामीटर है आई बॉल का ये थोड़ा सा छोटा बन जाएगा। ठीक है, टू स्मॉल। और थर्ड पार्ट में डायग्राम ही बनानी है। ये एनसीईआरटी में दी हुई है डायग्राम। आई वाले चैप्टर में मैंने पूरी डिस्कस भी करवाई है, उस वीडियो में भी देख सकते हो अगर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, वरना डायरेक्टली हम इसको ड्रॉ कर देंगे। इसमें सबसे पहले बाहर हम इसको करेक्शन के लिए लेंस कौन सा यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इसमें चश्मे में ये लगता है और हमें ये इसकी रे डायग्राम बनानी होती है। यहाँ पे ये हमारा लेंस बन गया, ये हमारी डायग्राम बन गई। इसमें जो एन है ये वाला, ये हमारा क्या होगा? नियर पॉइंट फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, मीन्स बिना चश्मे के हमें इस पॉइंट के पीछे बियॉन्ड हमें क्लियर दिखाई देगा, इसके आगे क्लियरली नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसके आगे क्लियरली यहाँ पे जैसे ये एन डैश वाला पॉइंट है, इस पे क्लियरली देखने के लिए यहाँ पे हमें ये कॉन्वेक्स लेंस, इस चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एन हो गया हमारा नियर पॉइंट फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई और एन डैश है नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो 3 मार्क्स में पूछा जाता है, उसमें भी नेम एंड स्टेट द रूल, रूल का नाम बताना है और स्टेटमेंट बतानी है। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन बताता है? पहला जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, और दूसरा है फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट, जो इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो उसका बताना है। और इसमें हमें ये पूरा मैंने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझनी है, वहाँ से देख सकते हो, वरना इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर हम अभी करते हैं। तो पहला वाला क्या होगा? जब करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर में और स्ट्रेट कंडक्टर है वो हमारा, उसमें हमारा लगेगा राइट हैंड थंब रूल। और करंट कैरिंग कंडक्टर है स्ट्रेट,
उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होगा, तो इसमें हमारा जहाँ पे भी परपेंडिकुलर वाला होगा वहाँ पे हमारा लगेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो इन दोनों की नाम बताने हैं, नेम एंड स्टेट, उनकी स्टेटमेंट बतानी है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, ये राइट हैंड थंब रूल। और इसकी एक्सप्लेनेशन है, इफ़ द वायर कैरिंग करंट इज हेल्ड इन अ राइट हैंड, राइट हैंड में अगर वायर हेल्ड है, सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट किस डायरेक्शन में होगा, हमारी थंब की तरफ, एंड देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ को हमारी फिंगर्स रैप करेंगी और हमारा थंब किस तरफ पॉइंट करेगा, हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ। उसी की स्टेटमेंट पूछी है यहाँ पे। थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स किस डायरेक्शन में रैप होंगी अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सेकेंड पार्ट में हमारा आंसर होगा, कौन सा रूल लगेगा हमारा इसमें सेकेंड पार्ट में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड मीन्स थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, इन तीनों को आपस में परपेंडिकुलरी स्ट्रेच करेंगे। उसमें फर्स्ट फिंगर हमारी किस तरफ पॉइंट करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड फिंगर हमारी किस तरफ पॉइंट करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और हमारा थंब किस तरफ को पॉइंट करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ठीक है, फोर्स या फिर मोशन कह सकते हैं। तो हमारा ये 1.5 मार्क्स का ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी 1.5 मार्क्स का हो गया। ठीक है, टोटल ये 32 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो इसमें बिल्कुल इजी है, अगर आपको ये दोनों रूल्स याद है, बस उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है इलेक्ट्रिक पावर, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और फॉर्मूला पूछा है वी और आर की फॉर्म में। सेकंड पार्ट में पूछा है इलेक्ट्रिक ओवन जिसमें वोल्टेज दी है, कंज्यूम्स 11 यूनिट्स दिया है और आवर्स दिया है, कैलकुलेट करना है पावर रेटिंग और करंट और रेजिस्टेंस। और दूसरे पार्ट में पूछा है रेजिस्टिविटी रो, उसकी डेरिवेशन की फॉर्मूला कैसे बना और उसकी इलेक्ट्रिकल यूनिट। और सेकंड पार्ट में उसी के रिलेटेड रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, ये कुछ डाटा दिया हुआ है। और थर्ड वाले में उसी को एक्सप्लेन करना है, मींस ये पूरा क्वेश्चन हमारा रेजिस्टिविटी के रिलेटेड है और ये वाला पार्ट हमारा पावर के रिलेटेड है। तो ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा हमारे पास, पावर की डेफिनेशन क्या होती है वो लिखेंगे और उसका फॉर्मूला पावर का, अगर हमें पावर का फॉर्मूला याद हो पहले अगर वो लिख ले हमारे पास V²/R, उसी को हम डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन उसी की हम बना के लिख सकते हैं। तो इसमें होगा इलेक्ट्रिक पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड बाय रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। ठीक है, कि कितना हमारे पास करंट हमें चाहिए एनर्जी फ्लो करवाने के लिए एक सर्किट के थ्रू, उसी को हम डिफाइन करेंगे। और ये हमारा हो गया इसका फॉर्मूला। और इसका अब सेकंड पार्ट करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमारे पास फाइंड करने के लिए पूछा है। तो हम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम, मींस ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है यहाँ तक, द रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। ठीक है, मींस एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, रेट मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसका ये मीनिंग ही है। तो हमारे पास कितनी गिवन थी, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी 11। ठीक है, कितना दिया है ये हमारे पास एनर्जी कंज्यूम 11 यूनिट हो रही है और कितने टाइम में, 5 घंटे में। ठीक है, 11/5, तो हमारे पास इसको डिवाइड करके कितना आएगा, 2
0.2 किलो वाट आर, क्योंकि ये किलो वाट में था ना और ये हमारा होता है आर में। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनता है 2200 वाट। ठीक है, मीन्स जब हम किलोवाट आर को वाट में कन्वर्ट करेंगे तब हम इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इंटू 1000 कर दिया हमने। ये ए पार्ट हो गया इसका। ठीक है, ओवन की पावर, उसका करंट निकालेंगे, ये इसका ए पार्ट हुआ सेकंड का। और इसका बी पार्ट हमारे पास क्या पूछा है, हमारा दूसरा करंट कितना होगा, और सी पार्ट में रेजिस्टेंस। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, और एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये एक और होता है। ये सारे कहाँ से, जो ओम्स लॉ में वी आई आर वाली रिलेशनशिप है उन्हीं को एक दूसरे में पुट करके शफल करके फॉर्मूले बने हैं। तो अगर डायरेक्टली फॉर्मूले याद है फिर तो ठीक है, वरना ओम्स लॉ की मदद से उसको निकाल सकते हैं। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें हमें आई निकालना है, तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी अपॉन वी। तो P कितना आया हमारे पास 2200 अपॉन V कितना दिया हुआ है हमें 220 वोल्ट। तो 220 इज इक्वल्स टू I। ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा I इज इक्वल्स टू 220 अपॉन 22। ये कैंसिल हो जाएगा आगे फिर से 22 211 से 2110, फिर ये 11 बन जा, ये 11 10 जा। तो हमारे पास करंट कितना आया 10 एम्पियर करंट। और इसका सी पार्ट में क्या पूछा है, अब सी पार्ट में पूछा था रेजिस्टेंस। तो उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी, यहाँ से। ठीक है, इसमें ये वैल्यू शफल की है हमने। तो आर हमारा फाइंड करना है, वी हमारे पास वोल्टेज 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितनी आई थी हमारी 2200, यही वाली जो आई है। ठीक है, वही यूज़ करेंगे। और वी हमें गिवन था, तो 220 इंटू 220 स्क्वायर मीन्स ये हो गया, ये 2200, ये एक ज़ीरो कैंसिल होगी, दूसरी ज़ीरो यहाँ से कैंसिल होगी, तो ये हो गया 22 वन जा, ये 22 वन जा, पूरा कैंसिल, बचा ओनली 22 ओम। ठीक है, और यूनिट लिखनी सब में ज़रूरी है। तो आर हमारा कितना आया 22 ओम, करंट आया था 10 एम्पियर, और यहाँ पे पावर कितनी आई थी हमारे पास 2200 वाट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इसका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में हमारे पास रिलेशनशिप बतानी है रेजिस्टिविटी की, आर की, एल की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मैंने एक और क्वेश्चन में भी पहले किसी दूसरे उसमें क्वेश्चन में वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और पूरा ये चैप्टर तो मैंने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी करवाया हुआ है, वहाँ पे भी पूरा चैप्टर अच्छे से समझना हो तो वहाँ समझ सकते हो। और वो ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत शॉर्टकट में कराया हुआ है। तो बी पार्ट का करते हैं अब हम, बी पार्ट का फर्स्ट। तो हमारा ये आर का फॉर्मूला क्या हुआ, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एल होगा हमारा लेंथ ऑफ वायर, और ये रो हो गया हमारा रेजिस्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए ये रेजिस्टेंस हो गया, इसके फॉर्मूला बनाने के लिए इसको यहीं पे रखा, बाकी सारे क्रॉस मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाके ऊपर जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में है तो ये नीचे चला जाएगा, एल आ गया, तो ये हमारा रो का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और ये रो है क्या हमारा रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी हमारा ये हो गया। तो इसकी अब हम यूनिट निकालेंगे। यूनिट्स क्या बनेंगी इसकी, हमारी आर ए अपॉन एल ये फॉर्मूला है, और हमारी यूनिट क्या होती है आर की, यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन में निकाला भी ओम। एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है ओनली मीटर। ठीक है, तो इसमें से अगर 2 मीटर में से 1 मीटर कैंसिल हो गया इससे, तो हमारे पास क्या बचा अकेला ओम 1 मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हुई हमारी एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हुई हमारी ये ओम मीटर, ओम मीटर। और उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था, हमारे पास
लेंथ गिवन है हमारे पास कितनी 3 मीटर, और ये रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास 60 ओम, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है। निकालना क्या है यहाँ पे हमें रो रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे पहले गिवन लिख के। L इज इक्वल्स टू 3 मीटर, एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर, R गिवन है 60 ओम, और हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना अभी ये RA/L, R है 60 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन L है 3, तो ये कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3 और 3 20 से गया ये, तो रिमेनिंग क्या बचा 20 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -7, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 80 इंटू 10 की पावर -7। ये हमारी क्या आ गई रेजिस्टिविटी। इतने इसकी यूनिट क्या थी यहाँ पे अभी हमने निकाली है ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी आ गई, सेकंड पार्ट डन। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास पूछा है कि हमें अगर इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका आएगा नो इफ़ेक्ट, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। बिकॉज क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और किस पे डिपेंड करती है ये नेचर ऑफ मटेरियल, मीन्स अलग अलग नेचर की जो मटेरियल से हमारी वायर्स बनी होती है तो उनमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा है कम है उस पे डिपेंड करती है वो कौन सी वायर है, उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। मीन्स उसकी रेजिस्टिविटी लेंथ से इंडिपेंडेंट होती है। तो उसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज because resistivity does not depend on the dimension of conductor, it depends on the nature of material। ठीक है, तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे, कि कौन से मटेरियल से बनी हुई है, जैसे सिल्वर से या कॉपर से या एल्युमिनियम से, कौन सी वायर किससे बनी है उस पे उसकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, ना कि उसकी लेंथ पे। ठीक है, तो उसकी मीन्स डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, समझ आ गया। जो नहीं समझ आता है वो पूछ सकते हो, और उसके बाद जितने भी अगर पूरी एक्सप्लेनेशन इन चैप्टर्स की देखनी है तो वो सारे मैंने दूसरे वीडियो में डाले हुए हैं, वहाँ से पूरा चैप्टर फिज़िक्स पूरी अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं समझ आता है पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।